नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल द सोल यात्रा में। मैं नीलम, एक एस्ट्रो साइकोथेरेपिस्ट यानी एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाके ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इसे सेव भी कर लीजिए, क्योंकि ये आगे आके ना आपके बहुत काम आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक है राहु केतु का डांस। मतलब मैंने ऐसा टॉपिक चूज़ क्यों किया कि राहु केतु का मैं डांस क्यों बता रही हूँ, वो डांस कैसे कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे नाच रहे हैं। तो अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि राहु केतु की उत्पत्ति कैसे हुई। पर अगर आप नए नए एस्ट्रोलॉजी में आए हैं, उसे सीख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में राहु केतु को कैसे डिपिक्ट किया गया है, कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं कि हमारी पौराणिक कथाओं में राहु केतु की उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो सागर मंथन की कथा के बारे में तो ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि उसमें से बहुत सारे रत्न निकले थे और उनमें से एक रत्न अमृत भी था। तो जो असुर थे ना और देवता थे, उन दोनों के बीच में युद्ध चलता था। देवता हर बार ही ना उसमें हार जाते थे। तो देवता भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हर बार अगर असुर ही जीतते रहेंगे तो पूरे जगत में ही ना तामसिक वातावरण हो जाएगा, कोई भी धर्म के नियम नहीं रहेंगे, सब कुछ अधर्म में बदल जाएगा, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। तो भगवान विष्णु ने सागर मंथन का सुझाव दिया। तो जब सागर मंथन के एंड में अमृत का कलश आया तो देवता और असुर दोनों ही भागकर उसको लेना चाहते थे, क्योंकि जो भी अमृत पिएगा वो अनश्वर हो जाएगा, यानी वो कभी मरेगा नहीं और उसी का राज इस पूरे जगत पे हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने जब ये देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि अगर ये अमृत असुरों के पास चला गया तो असुर इसको पी लेंगे और पूरे ही ब्रह्मांड में और पूरे ही जगत में ना असुरों का राज हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया और जैसे उन्होंने मोहिनी रूप बनाया तो सब एकदम मोहित हो गए। तो उन्होंने अपने मोहिनी रूप में कहा कि असुर एक तरफ बैठ जाए और देवता एक तरफ बैठ जाए और मैं सबको बराबर अमृत देती रहूँगी। तो सब मान गए और बैठ गए, क्योंकि मोहिनी रूप था, सम्मोहन में सब आ गए। तो जब भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो तभी असुरों में ना एक स्वर भानु नाम का असुर था। उसे भगवान विष्णु की ट्रिक पता चल गई, तो उसने जल्दी से ना अपना भेष चेंज करके ना देवताओं में जाके बैठ गया। भगवान विष्णु सबको अमृत पिलाए जा रहे थे। इन बिटवीन स्वरभानु की भी बारी आई। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने स्वरभानु के मुंह में अमृत डाला, उन्हें रियलाइज़ हो गया कि ये तो देवता है नहीं, और इमीडिएट ना उन्होंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और ये जो सर धड़ से अलग हुआ ना, यहीं से राहु केतु की उत्पत्ति हुई। जिसने अमृत पी लिया था वो बना राहु, और जिसने अमृत नहीं पिया, जिसे नहीं पता चला, वो बन गया केतु। तो राहु केतु का डांस ऐसे शुरू होता है कि है तो वो दोनों एक ही, पर एक दूसरे से अलग हो गया है। विष्णु जी ने उनको अलग कर दिया है। तो राहु को क्यों इल्यूजन कहते हैं, क्यों उसे भ्रम का कारक बताते हैं? क्योंकि राहु ने ना अमृत पी लिया है, और एक बार जिसने अमृत पी लिया उसको उसके स्वाद का पता चल गया, उसको उसके आनंद का पता चल गया कि वो कितना जीवन को आनंदित करता है। वो बार बार उस अमृत को पाना चाहेगा। तो जहाँ पे भी आपकी कुंडली में राहु बैठेगा, वो उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को हमेशा ही पाना चाहेगा। वो ऑलरेडी कई जन्मों से ना उसी भाव के जो कारक हैं उनके पीछे पड़ा रहा होगा, उनके पीछे उसने बहुत मेहनत की होगी और उसमें अचीवमेंट नहीं हो पा रही होगी। तो इस जन्म में भी वो जिस भाव में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, जिस साइन में बैठा है, जिन ग्रहों के साथ बैठा है, वो उन्हीं के आसपास ना इल्यूजन क्रिएट कर देगा। उन्हीं के पीछे आप पूरा वक्त, एक डिज़ायर होगी आपको उसको पाने की, और ऐसी डिज़ायर होगी जो ख़त्म ही नहीं होती होगी। आप उस कार्य क्षेत्र में चाहे कितनी तरक्की कर लें, फिर भी आपके अंदर ना एक कमी महसूस होती होगी। ऐसे लगता होगा कि नहीं, अभी तो मुझे और अचीव करना है। और जो केतु था, यानी जो धड़ था, उसने अमृत नहीं छका, तो उसे पता ही नहीं अमृत क्या है। और अब तो उसके पास सर भी नहीं रहा, सर तो राहु बन गया है। तो केतु को इसीलिए डिटैचमेंट का प्लैनेट कहते हैं कि अब उसके पास किसी तरह की सोचने की शक्ति नहीं रही, और जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं रही, वो चीज़ों के पीछे भागेगा नहीं, वो बड़ा कंटेंट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है।
उस जगह से ही वो डिटैच्ड है। जो सेटिस्फाइड है वो उसके पीछे भागेगा ही नहीं। तो केतु जिस जगह बैठता है बिल्कुल ऑपोजिट राहु के बैठता है, तो वो उस जगह से ना आपको डिटैच कर देगा। उस जगह की तरफ आपका काम करने का ज़्यादा मन नहीं होगा ना, आप उस पूरे जीवन में उस भाव को देखेंगे। मतलब उससे रिलेटेड अगर आपके कर्म आते भी होंगे ना, तो आपका मन करेगा कि यार मुझे करने नहीं है, छोड़ दो। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे ना, वो यही करेंगे कि ये राहु केतु का जो डांस है ना, कैसे इक्वल होना चाहिए, कैसे सिमिलर होना चाहिए, ताकि आपके जीवन में आप जो पाना चाहते हैं वो भी पा लें, और जिससे डिटैचमेंट चाहते हैं ना, उससे आसानी से डिटैच भी हो जाए। तो इस वीडियो को ना पूरा देखिएगा, सिर्फ अपना अपना देख के मत छोड़ दीजिएगा। इसको पूरा देखिएगा और समझिएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इसको पूरा देखिए। तो अब हम शुरू करते हैं राहु केतु का असली डांस। तो अगर किसी का राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु कहाँ होगा? केतु तो 7th हाउस में होगा। और जनरली आपने ये पोजीशन सुनी होगी कि केतु अगर 7th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती या उनकी शादी नहीं होती। तो क्या ये मतलब बिल्कुल सही है, या हम इसको ना कहीं से मॉडिफाई भी कर सकते हैं? तो अगर किसी का फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है और वो अच्छे रिजल्ट देख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती। उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग विल्ड होता है, यानी उनको आप बहुत ईजीली चेंज नहीं कर सकते। उन्हें पता है उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है, उनका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है। वो लोग सोसाइटी के लिए ना हेल्पफुल भी होते हैं। ऐसे लोग ना धार्मिक भी होते हैं, वो स्पिरिचुअल भी होते हैं। पर अगर यहीं पे अगर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है या वो नेगेटिव रूप में काम कर रहा है, तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों का नेचर अच्छा नहीं होता। बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, वो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते। उनका जितना भी प्रॉफिट उन्हें कमाना है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। उनको लगता है कि मैं अपने को भर लूँ, दूसरा अपने आप अपना देख लेगा। उन लोगों का जनरली ये देखा गया है कि रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं होते दूसरों से। शादी में उन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है, उनके स्पाउस के साथ भी उनका अच्छा रिलेशन नहीं होता। तो अब इन दोनों को बैलेंस कैसे करें? यानी अगर आपका अच्छा है तो आपको बैलेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर अगर अच्छा नहीं है तो आपको ना अपने केतु को एक्टिवेट करना होगा। राहु केतु के डांस में ना जनरली अगर सिर्फ राहु ही काम कर रहा होता है तो पूरी तरह से इंसान राहु के इल्यूजन में होता है, बैलेंस नहीं बनाता। और अगर केतु के इन्फ्लुएंस में होता है तब वो मटेरियलिस्टिक बैलेंस नहीं बनाता। राहु के इन्फ्लुएंस में वो स्पिरिचुअल बैलेंस में नहीं होता, और केतु के इन्फ्लुएंस में वो मटेरियल बैलेंस नहीं बना पाता। तो यहाँ पे ना इन दोनों को बैलेंस करना होगा, क्योंकि पहला तो घर आपका खुद का ही है। आपको अपने लिए जो भी आप एफर्ट लगा रहे हैं, जो भी आप गेन कर रहे हैं, अब आपको 7th हाउस क्या है? 7th हाउस दूसरों का है। तो अब जो भी आप प्रॉफिट ले रहे हैं वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि आपका भी उसमें फ़ायदा हो और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं ना, उनका भी फ़ायदा हो। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड होके सारे फ़ायदे उठाना चाहेंगे ना, तो ये जो प्लेसमेंट है राहु केतु की, ये आपको कभी भी अच्छा फल नहीं देगी। और दूसरा है अब इसमें केतु को एक्टिवेट करना, कि अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज में नहीं है, आप धार्मिक नहीं है, किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, अपनी धार्मिक बुक्स नहीं पढ़ते या धार्मिक जगहों पे नहीं जाते हैं, तो अब आपको ना उसे बैलेंस करने के लिए केतु को एक्टिवेट करना है। और केतु को एक्टिवेट इन्हीं चीज़ों से कर सकते हैं, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करता है। तो केतु अब आपका वो पार्ट है लाइफ का जिसमें आपने एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाए, और अब इस जन्म में वो बैठ गया आपके 7th हाउस में। तो आपको अपने स्पाउस के साथ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा सजेशन होता है ना, कि अगर आपको अपनी शादी अच्छी चलानी है, मैरिड लाइफ हैप्पी रखनी है ना, तो यू हैव टू सरेंडर टू योर स्पाउस। आपको अपने आप को पूरी तरह से ना अपने स्पाउस के प्रति समर्पित करना होगा। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जनरली जिनका राहु फर्स्ट हाउस में होता है वो अपने स्पाउसेस के लिए ना, अपने स्पाउस के लिए सॉरी, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं होते। उनका मन इधर उधर भटकता रहता है, तो उससे रिलेशनशिप ख़राब ही होंगे, मैरिजेस नहीं चलेंगी, टूटेंगी।
तो यहाँ पे अगर राहु को भी एक्टिवेट करना है और केतु को भी एक्टिवेट करना है, तो आपके सामने जो भी है, पहले तो मैं आपको मैरिड लाइफ के बारे में बताऊंगी कि मैरिड जिससे भी आपकी शादी हुई है उसके प्रति आपको समर्पित रहना होगा, उनके साथ ईगो नहीं रखनी है, क्योंकि वो आपके केतु है ना, आपके पूर्व जन्मों से ही आए और आपको कुछ सिखाने आए हैं और उनसे आपको सीखना है, क्योंकि वो केतु हैं और आप राहु है, तो दोनों को बैलेंस करना सीखना है। तो अगर आप ये चीज़ अपने सामने वाले अपने स्पाउस से नहीं सीखेंगे तो राहु आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाएगा, और जब राहु हावी हो जाता है तो मन से ना शांति चली जाती है। सब दे देगा पर मन में शांति नहीं देगा, मेंटल स्ट्रेस देगा, और मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ना आपको केतु को एक्टिवेट करना होगा। तो समर्पण भाव में आ जाइए। पहली बात तो पार्टनरशिप आप मत कीजिए, आपको नहीं फलेगी किसी के साथ भी। इन केस अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो आपको वहाँ पे भी समर्पण देना होगा। अब इसी प्लेसमेंट को ना हम उल्टा कर देते हैं कि आपका केतु आ गया फर्स्ट हाउस में और राहु आ गया आपके 7th हाउस में। तो केतु जिसका फर्स्ट हाउस में होता है ना, वो अगर अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट होते हैं। उनके अंदर मैं देखती हूँ कि बहुत शांति होती है, बल्कि उनसे मिलके ना लोगों को बहुत शांति फील होती है। ऐसे लगता है कि ये बहुत ही संत इंसान है। इनके अंदर दूसरों के प्रति ये कह लीजिए कि करुणा भी होती है अगर ये एक्टिवेटेड है, अच्छे इन्फ्लुएंस में है। ये पैसे की दौड़ में नहीं होते, ये कुछ प्रूफ करने की दौड़ में नहीं होते, ये खुद के जीवन को जीने की दौड़ में होते हैं और बहुत ही शांत पर्सनालिटी होते हैं। और वहीं पे अगर ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, नेगेटिवली काम कर रहा है, तो आप पाओगे ना कि ऐसे लोग बहुत बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा अशांत रहते हैं। वो अपनी बॉडी की तरफ ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें आप उन लोगों को पाओगे कि वो कुछ भी पहन के चल पड़ते हैं, उनको सफाई से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें लगता है कि ठीक है, पहन लिया, कपड़े प्रेस है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कपड़े धुले हैं नहीं धुले हैं, फटे हैं कैसे हैं, वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। वो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, या लोगों को अपनी बातें नहीं समझा पाते। इनफैक्ट वो ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते। उनके रिलेशन भी दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे अब 7th हाउस में राहु बैठ गया है। तो केतु के अगर आपको इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपने राहु को अब बैलेंस करना है। तो वो कैसे बैलेंस करेंगे? तो आपने अपने जीवन में ये देखा होगा कि आपको जो भी सामने लोग मिलते हैं, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो या जिनसे आप डील कर रहे हो, वो बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं। उनका सारा फोकस उन्हीं के ऊपर होता है, उनका फोकस आपके ऊपर नहीं होता कि आपको उससे प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि आपके अंदर भी वो फोकस नहीं होता। आप भी अपने बारे में सोचते नहीं हैं, आपको लगता है चलो दूसरों के लिए कर देते हैं, पर उससे क्या होता है कि आपको मटेरियल गेन नहीं हो पाता। अब आप इस दुनिया में आए हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, पैसा तो चाहिए ही। अगर केतु किसी का फर्स्ट हाउस में है तो उसके पास ना मटेरियल गेन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसने अपने राहु को एक्टिवेट नहीं किया हुआ। और राहु को कैसे उसने एक्टिवेट करना है कि आपको जो भी मिले, आपको अपने अंदर ना थोड़ी सी राहु की क्वालिटीज़ लानी है। 7th हाउस में राहु की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको दूसरों के साथ बात करना आना चाहिए, अपनी डील करनी आनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स को बताना आना चाहिए। और दूसरा है कि आपको अपने आप को ना पब्लिक में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आना चाहिए। आप कैसे भी उठ के कहीं नहीं जा सकते, लोग आपको उसी तरह से ही लेंगे। आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको समाज के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जिनका राहु 7th हाउस में होता है, उनका जो स्पाउस होगा उसका जो माइंड होगा वो ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड होगा, बहुत ज़्यादा वो लाइफ में अचीव करना चाहता होगा, और आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो आप दोनों के बीच में क्लैशेस होते होंगे। वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता होगा, अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी उन्हीं से होगी। और अगर आपका ये एक्टिवेटेड है, ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट एक्टिवेटेड है ना, तो आप पाओगे कि आपका स्पाउस
आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में आपको सपोर्ट करेगा, आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करेगा, इस दुनिया में कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे दिखना है, उसमें सपोर्ट करेगा। और हो सकता है कि आपका जो स्पाउस हो वो कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, यानी अपने समाज में जानने वाला हो। तो यहाँ पे अगर नेगेटिवली काम कर रहा होगा तो आप के जो पार्टनर होंगे या आपका स्पाउस होगा, उसका बिहेवियर आपके साथ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या बहुत ज़्यादा टॉन्ट वाला या आपको बहुत डिमीन करने वाला, आपको नीचा दिखाने वाला होगा। और अगर ये पॉजिटिवली काम कर रहा होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा। तो आपको ये जो राहु केतु की एक्सेस को ना बैलेंस करना कैसे सीखना है कि पूरा वक्त डिटैचमेंट में मत रहिए, इस दुनिया में भी आइए। और इस दुनिया में क्योंकि आपने केतु वाले जो काम थे वो बहुत जन्मों से करते आ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है अपने मतलब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत पैसा रहा हो, अब आपको पैसे के लिए उतनी चिंता करने का मन ना करता हो, उसके पीछे भागने का मन ना करता हो। पर राहु तो 7th हाउस में आ गया ना, तो वो तो यही चाह रहा है कि अब इस जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए एफर्ट करो, उठो और अपने आप को दुनिया में दिखाओ, अपने आप को प्रेजेंट करो। तो इस तरह अगर आप करना शुरू करेंगे ना कि बाहर के लोग यानी आपसे जो दूसरे सामाजिक लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे ना, तो आपका ये केतु और राहु का एक्सेस एक्टिवेट हो जाएगा, पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा। और अब अगर राहु 2nd हाउस में है और केतु कहाँ बैठ गया, उसके ऑपोजिट 8th हाउस में। तो अगर राहु की पोजीशन यहाँ अच्छी है, अच्छे इन्फ्लुएंस में है और पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका जो जन्म हुआ है ना वो एक अच्छे वेल्दी फैमिली में हुआ होगा। आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, आपके पास घर वालों के सपोर्ट की कमी नहीं होगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, आपको अच्छे खाने का शौक़ होगा। इनफैक्ट आप दूसरों से जब बात करेंगे तो आपका बात करने का असर ना दूसरों पे पड़ेगा, यानी आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह काउंसिल कर पाएंगे, समझा पाएंगे। आपको पूरे परिवार का ना एक तरह से सपोर्ट होगा, गाइडेंस मिलती रहेगी। पर अगर ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो आप क्या पाएंगे कि आप की फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े रहते होंगे, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते होंगे, आपकी जो वाणी है उससे आप दूसरों को हर्ट कर जाते होंगे, या बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा रहता होगा, अपने परिवार को लेके बहुत गुस्सा रहता होगा, अपने जिसे कहते हैं ना अपने पूरे कुटुंब में आपको ना हमेशा उनसे कुछ ना कुछ शिकायत ज़रूर रहती होगी। आपकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती होगी, दांतों में किसी ना किसी तरह की कोई समस्या ज़रूर होगी, आपके अंदर ड्रिंकिंग की हैबिट्स हो सकती हैं, आपके अंदर तामसिक भोजन की बहुत ज़्यादा हैबिट हो कि भाई आपको सिर्फ वही खाना है। तो ये कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप अपनी कुंडली में और अपने जीवन में देख सकते हैं अगर किसका प्रभाव ज़्यादा है। और वहीं पे अब केतु 8th हाउस में बैठ गया है। तो केतु अगर 8th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग अकल्ट अननोन चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानना चाहते हैं, या ये कह लो कि उनको वो वाली ब्लेसिंग होती है कि कुछ चीज़ ऐसी घटना होने वाली होती है तो उन्हें पहले पता चल जाता है, कुछ किसी के साथ नेगेटिव होने वाला होता है तो उन्हें पहले पता चल जाता है। तो यहाँ पे केतु क्योंकि पूर्व जन्मों से आया हुआ है, राहु भी पूर्व जन्मों का ही है, पूर्व जन्मों के डिज़ायर्स का है, और केतु पूर्व जन्मों के फुलफिल्ड डिज़ायर का है। तो यहाँ पे केतु ने ना अपना झंडा गाड़ रखा है कि भाई मुझे तो यहाँ के बारे में सब कुछ आता है, तो अब इस जन्म में मैं इसकी तरफ एफर्ट नहीं लूँगा, मुझे नहीं जानना एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मुझे नहीं जानना किसी अकल्ट के बारे में, मुझे नहीं पता करना कि भाई जीवन क्या है। मतलब बेसिकली वो अब डीप डाउन जाके सोचना नहीं चाहता, क्योंकि वो सोच के आया हुआ है, पहले से वो देख के आया हुआ है। तो इस केतु की पोजीशन को ना हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना होगा, बैलेंस करना होगा। अगर आप अपने राहु में नेगेटिव इफेक्ट देख रहे हैं तो आपके केतु को एक्टिवेट करना होगा। और केतु को आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए। आप किसी के साथ भी अब्यूजिव लैंग्वेज में बात मत कीजिए, किसी को भी कोशिश कीजिए घर वालों में किसी को हर्ट मत कीजिए, ठीक है। दूसरा इसमें ये देखिए कि अगर आपको फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, अगर आप जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस तरह के बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, एस्ट्रोलॉजी करना शुरू कर दीजिए। कोई भी ऐसा काम जिसमें रिसर्च होता है, रिसर्च वर्क होता है, आप उस तरह के रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। ऐसे लोग इनफैक्ट
मैं बोलूँ तो कुछ भी जियोलॉजिकल रिसर्च होती है उसमें जा सकते हैं, ये अच्छी साधना में जा सकते हैं, यानी डीप डाउन मेडिटेशन, अकल्ट नॉलेज जो तंत्र विद्या होती है उसमें ये जा सकते हैं। पर अगर राहु का इफ़ेक्ट ख़राब आ रहा है तो ये फिर गलत तंत्र विद्या में चले जाएंगे। तो बेसिकली अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है। अब 8th हाउस किस चीज़ का है? अगर आप देखें तो 8th हाउस आपके स्पाउस के फैमिली है। तो अगर आपकी लाइफ में आपके स्पाउस की फैमिली से रिलेटेड कोई इवेंट आता है, यानी आपके ऊपर कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना पूरा कीजिए, उस कर्म को पूरा कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी पिछले जन्म में आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाई हैं और इस जन्म में आप ये उठाना ही नहीं चाहते या आपने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 8th हाउस को ना हम शादी से गेन भी पाते हैं, मानते हैं कि शादी से आपको गेन हो, तो खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको हो सकता है कि आपके स्पाउस से उतना गेन ना होता हो, आपको उसकी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता हो, तो आप कीजिए, तभी जाके आपका बैलेंस, आपका राहु केतु की ये पोजीशन ना बैलेंस होना शुरू होगी। और अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, कुछ भी अपने अंदर मत भरिए कि मेरे तो मुझे पसंद है, मुझे खाना ही है, ये पीना ही है, अदरवाइज़ नहीं आपको कोई ना कोई स्टमक से रिलेटेड या आपको पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका वाइफ से रिलेटेड कोई वाइफ की फैमिली से रिलेटेड कोई कर्म ऐसा आ रहा है या आपको फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ रहा है तो उसे ज़रूर कीजिए। अब इसी पोजीशन को ना हम उल्टा कर देते हैं कि केतु बैठ के आपके 2nd हाउस में और राहु बैठ के आपके 8th हाउस में। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि केतु अगर 2nd हाउस में बैठा है तो आप बहुत ही डिटैच्ड होंगे अपनी फैमिली से, आप उनके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करते होंगे, आप खाने पीने के भी बहुत चूज़ी होंगे या ज़्यादा आपको खाने पीने का मन नहीं रहता होगा, मतलब जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा वो भी ठीक है। तो यहाँ पे केतु जब 2nd हाउस में आ जाता है तो अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप पाओगे कि आपकी आपकी जो पैदाइश है वो एक स्पिरिचुअल फैमिली में हुई है। आपके घर में धार्मिक लोग बहुत हैं, बहुत धर्म के नियमों का पालन किया जाता है और आप यहाँ पे किसी तरह की अगर किसी से बात भी करेंगे तो आप ना बहुत मैच्योरिटी लेवल पे करेंगे कि लोग आपको ना बहुत वाइस इंसान समझें कि देखो इसने कितनी अच्छी बात कही, या आप किसी को सलाह देंगे तो उनके फ़ायदे के लिए देंगे। पर अगर ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो आप देखोगे कि ये जनरली पोजीशन आपको अपने परिवार वालों से ना दूर कर देगी। उनकी उनकी जो मान्यताएं हैं आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, उनके रिलीजन को आप फॉलो नहीं करेंगे, उनके दिए गए संस्कारों को आप उनसे कोई लेना देना नहीं रखेंगे। आपके अंदर एक जिसे कहते हैं ना बिल्कुल डिटैच्ड फीलिंग होगी अपने परिवार वालों के लिए। और केतु जहाँ बैठता है वो इनफैक्ट उस घर से रिलेटेड कर्मों को करने के लिए कहता है। और मज़े की बात है कि ये डिटैचमेंट भी देता है, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना इंसान का कि जिस जगह से वो डिटैच्ड होना चाहते हैं उसी के वो से कर्म भी करने हैं। तो यहाँ पे ये तो 2nd हाउस के केतु का हो गया, पर 8th हाउस में तो राहु बैठा है ना, तो 8th हाउस से रिलेटेड इश्यूज़ जैसे कि इल्यूजन, अभी बताया 8th हाउस जो होता है वो बहुत डीप डाउन रिसर्च का होता है। 8th हाउस हमारे जिस एरिया को हम लाइफ में जानते नहीं है ना उसको जानने की एक का हाउस होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें है क्या, एक रिसर्च होती है। यहाँ राहु बैठ गया है और राहु अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे तो आपको बहुत इल्यूजन देगा। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे अपने से लेके भ्रम होंगे या दूसरी दुनिया से लेके ना आपको इल्यूजन्स होंगे कि आपको लगेगा कि आप दूसरी दुनिया को देख सकते हैं, या आपको लगेगा कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस मेरे आसपास घूम रहा है या कोई नेगेटिव एंटिटी मेरे आसपास घूम रही है, यानी बहुत सारे ना इल्यूजन दे देता है जो बाद में हेलुसिनेशन में भी बदल जाते हैं। तो एक जो दुनिया नहीं है उस दुनिया में आपको भेजना शुरू कर देता है और उसको आप ना सच समझने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ केतु एक्टिवेट नहीं है। तो इस पोजीशन को एक्टिवेट करने के लिए ना आपको केतु को एक्टिवेट करना पड़ेगा कि केतु जिस घर में बैठा है वो 2nd हाउस में बैठा है, तो आपको अपने परिवार के प्रति जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे आपको पूरा करना होगा। अगर आपसे कोई बाहर का इंसान या परिवार के इंसान कोई राय लेने आते हैं, सलाह लेने आते हैं, उन्हें सलाह ज़रूर दीजिए। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा,
हो सकता है ये पोजीशन ना आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल दे, बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन दे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए ना आपको खुद के रिसोर्सेज़ तैयार करने पड़ेंगे, खुद उस पे मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आप उस पे अगर ये सोचें कि आपके परिवार वाले उसके ऊपर आपको हेल्प करेंगे, तो उस चीज़ को आप भूल जाइए। यहाँ पे केतु सेकंड हाउस में बैठा है, तो वो कह रहा है कि आपको खुद वो रिसोर्सेज़ बनाने पड़ेंगे, खुद अपनी जीविका को चलाना पड़ेगा। तो उसमें आप किसी और के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहेंगे, तो आप एक इल्यूजन में ही रहेंगे। तो बेटर है कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक गेन के लिए ना खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो। और अब राहु केतु अगर थर्ड और नाइन्थ के एक्सेस में आ जाए, राहु आ गया थर्ड हाउस में और केतु कहाँ आ गया, नाइन्थ हाउस में। तो अगर ये प्लेसमेंट अच्छी होगी ना, तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। इनके सामने इनके दुश्मन ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। ये बातों के बड़े मतलब कह लो ना, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, अपनी चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं और दूसरे को से क्या निकलवाना है, दूसरे से कैसे अपना काम निकलवाना है, इन लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है। तो ये दुश्मनों को भी अपने सामने ज़्यादा देर टिकने नहीं देते। इन लोगों को यात्राओं का बहुत शौक होगा, और अगर अच्छी इन्फ्लुएंस में है तो ये तीर्थ यात्रा कह लो या जैसे कहते हैं ना धाम जाना, इन लोगों को चारों धाम करना, हर ज्योतिर्लिंग जाना, ये सब करना बहुत पसंद होगा। थर्ड हाउस को हम टूरिज़्म से भी देख सकते हैं। ये हो सकता है टूरिस्ट लाइन में हो, अच्छा पैसा कमाते हों, ये अच्छी एडिटिंग लाइन में हो सकते हैं, क्योंकि राहु ना थर्ड हाउस को ही रिप्रेजेंट करता है। आज की डेट में राहु ही है सारी जगह। हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन या कैमरा, ये सब चीज़ें राहु ही हैं। राहु आज की डेट में एआई है, तो हम तो हर पूरी तरीके से ही राहु से घिरे हुए हैं। तो इन लोगों की ना इसमें एक्सपर्टीज़ बहुत होगी, ये इस लाइन में बहुत अच्छा काम करेंगे या कर रहे होंगे, मीडिया लाइन में हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर राहु और केतु की एक्सेस अच्छा काम कर रही होगी, तो इनफैक्ट ये आपको ना, जिसे कहते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं देगी, ना आपके अंदर ज़्यादा शिकायतें होंगी कि मुझे मतलब जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो पूरा नहीं होता। इनफैक्ट आपकी ये मोस्टली डिज़ायर्स पूरी कर देता है। और अब वहीं पे नाइन्थ हाउस में केतु बैठा है, तो केतु खुद जाके धर्म के घर में बैठा हुआ है और खुद वो एक धार्मिक प्लैनेट है। तो यहाँ पे ना जिसकी ये प्लेसमेंट होगी, अभी मैंने बताया ना कि हो सकता है ये चारों धाम करें, हो सकता है इन्हें सारे ज्योतिर्लिंग जाना पसंद हो, इन्हें तीर्थ यात्रा करना पसंद हो। यहाँ पे अगर केतु बैठा है तो अपने रिलीजन के बारे में जानना पसंद हो, उसमें उन्हें पढ़ना, उसके बारे में दूसरों को बताना, ये सब उन्हें बहुत पसंद हो। पिता का उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो। और अगर ये पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी होगी ना, तो आपके भाई बहनों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट होगा। इनफैक्ट आपको अपने नेबर बड़े अच्छे मिलेंगे, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। जब आपको उनको ज़रूरत होगी वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ये हो तो ये वाली जो सारी चीज़ें होंगी तब होंगी जब ये पोजीशन अच्छी तरह काम कर रही होगी। अगर ये अच्छी तरह काम नहीं कर रही होगी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होगी, तो भाई बहनों की वजह से, छोटे बहन भाइयों की वजह से ना जीवन में बहुत कलह रहेगा, उनके साथ बहुत मनमुटाव रहेगा। फाइनेंशियली आप उतने अच्छे नहीं होंगे, और हो सकता है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएं उसमें आप उतना अचीव ना कर पाएँ जितना आप डिज़ायर करते हैं, या आप की एबिलिटी तो बहुत है बट आपको उतनी अच्छी पोस्ट ना मिलती हो। आप जो ट्रैवल करते हो वो फ़ायदेमंद होने की बजाय आपको नुकसान दे रही हो। आप किसी कम्युनिकेशन के जॉब में हैं, मार्केटिंग की जॉब में हैं, पर आप कुछ ज़्यादा चीज़ें बेच नहीं पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये प्लेसमेंट अच्छे इन्फ्लुएंस में नहीं है, नेगेटिव दिखा रही होगी, तो आप ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अब इस प्लेसमेंट को एक्टिवेट कैसे किया जाए? तो इस प्लेसमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करना होगा। पिता से संबंधित कोई भी कार्य, कोई भी कर्म अगर आपको मिलता है, आप प्लीज़ उसे पूरा कीजिए, उससे भागिए मत। पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने अपने फादर की, फादर फिगर जैसे जो लोग होते हैं आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अपने रिलीजन से जुड़े, आप जिस रिलीजन में हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आपकी संस्कृति है, उससे जुड़े, उसे जाने, क्योंकि केतु आपकी ना जड़ है, और जिसकी जड़ मजबूत नहीं है उसका वृक्ष भी मजबूत नहीं होगा, वो फल नहीं देगा।
और राहु वो फल देने का काम करता है। तो अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। अगर आप किसी तीर्थ यात्रा वगैरह में नहीं जाते हैं, चारों धाम नहीं किए हैं, या आप अपने रिलीजियस होली रिलीजियस प्लेसेस में नहीं जाते हैं, तो मेक श्योर आप उधर ज़रूर जाएं। ये शुरुआत थोड़े थोड़े यात्राओं से कीजिए, छोटी छोटी से कीजिए, और देखिएगा कि धीरे धीरे ना ये पोजीशन जो अभी तक आपको नेगेटिव परिणाम दे रही थी, वो कैसे पॉजिटिव होने लगेगी। आपको मटेरियलिस्टिक गेन होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे ना, वो और भागते रहेंगे। तो बेटर है अपने केतु को इसमें ना स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब यही प्लेसमेंट अगर उल्टी हो जाए कि केतु 3rd हाउस में आ गया और राहु आपका 9th हाउस में आ गया। केतु 3rd हाउस में क्या करता है? केतु मैंने बताया ना डिटैचमेंट का कारक है, हमारी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर आपका केतु अच्छे प्रभाव में है तो आप अपने छोटे बहन भाइयों के लिए ना एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह हो। उनको आप अध्यात्म की तरफ उनके बारे में बताते हो, जीवन की फिलॉसफी के बारे में बताते हो। वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो। अगर उन्हें कोई स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए या उन्हें कोई सलाह चाहिए तो वो आपकी तरफ आते हो। पर अगर ये अच्छा नहीं है तो आप पाओगे कि आप लोगों के विचारों में बहुत गैप होगा, आप लोगों की आपस में बनेगी नहीं, आपके विचारों में आपस में नहीं बनेगी। आप अपने बर्थ प्लेस से हो सकता है दूर रह रहे हो, जहाँ रहते हो उधर ना रहते हो, उससे दूर हो गए हो। यहाँ पे केतु अगर खराब होगा ना, तो जो मैंने बताया ना एफर्ट लगाना, आप उतना एफर्ट नहीं लगाते होंगे अपने कामों के लिए, क्योंकि ये 3rd हाउस तो आपके एफर्ट का है ना, आपके करेज का है, आपके खुद की इनकम कि आप कैसे खुद की मेहनत का है। तो अगर आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने करियर में उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आप उसमें उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, पर अगर आपको उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आप उसमें उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ केतु है जो आपको ना लेज़ी बना सकता है। इनफैक्ट केतु ना 1st हाउस में भी बहुत लेज़ी बनाता है, 3rd हाउस में भी लेज़ी बनाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने उस आलस से, उस कल करूँगा ये विचार होता है ना, आज नहीं कल करूँगा, उससे बाहर निकल आए। अब यहाँ पे राहु को हमें एक्टिवेट करना होगा। अगर केतु इस तरह के रिजल्ट दे रहा है तो आपको राहु को एक्टिवेट करना होगा। तो राहु दूसरा कल्चर है, राहु विदेशों को दिखाता है, दूसरे कल्चर की नॉलेज को दिखाता है। तो आपके पास अपने कल्चर की तो नॉलेज है ही, आप दूसरों के बारे में भी जानिए। किसी भी रिलीजन को ना हेटरेट से मत देखिए। सब रिलीजन इन दी एंड हमें परमात्मा तक ही लेके जाते हैं। तो दूसरों के बारे में जानिए, दूसरों के कल्चर के बारे में जानिए। यहाँ पे भी पिता से हो सकता है कि आपका मनमुटाव बहुत रहता हो, तो पिता का हो सकता है आपका और पिता के विचार ना मिलते हो, सेम स्केल पे ना रहते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि उनका विरोध किया जाए। एक्सेप्टेंस आपको छोटा नहीं करेगी, बल्कि एक्सेप्टेंस आपको बैलेंस कर देगी, क्योंकि वो पिता है। वो आपको जो बता रहे हैं वो अपने अपने अनुभव से बता रहे हैं, तो उनको आप एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। राहु जब 9th हाउस में होता है ना, तो वो इंसान को थोड़ा रूढ़िवादी बना देता है। हो सकता है रूढ़िवादी इन द सेंस धर्म में रूढ़िवादी बना दे, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी बना दे। तो इस अंधविश्वासी से बचना है। एक होता है विश्वास करना, एक होता है अंधविश्वास करना। विश्वास कीजिए चीज़ों पे, हर चीज़ पे विश्वास कीजिए, प्रूफ के साथ कीजिए, पर अंधविश्वास मत कीजिए, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। क्योंकि अंधविश्वास ना आपको अंधविश्वास ना आपको रूढ़िवादी बना देता है। तो जैसे ही आप इन दोनों को बैलेंस कर लेंगे ना, आप एक तो पहली बात आलस छोड़ देंगे। आप मतलब अपने पिता या अपने पिता जैसे लोग जो हैं उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे धर्मों के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, और रूढ़िवादी से और अंधविश्वास से थोड़ा दूर होंगे ना, तो ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को भी ना तीर्थ यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, जहाँ हो सके। इनफैक्ट आप तो लॉन्ग डिस्टेंस तीर्थ यात्रा करें ना, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं कि अगर राहु 4th हाउस में हो और केतु 10th हाउस में हो, तो इन दोनों का डांस कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर राहु अच्छे प्रभाव में है
या आपके जीवन में अच्छा असर दिखा रहा है, तो आप जनरली देखेंगे कि आपको मदर से ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। आपके घर में हर तरह की सुख सुविधाएं होंगी, तो जनरली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना सपोर्ट की कमी नहीं होगी। आपको जीवन में बहुत तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पास अच्छा फेम हो सकता है, आपके पास अच्छी वेल्थ हो सकती है, अच्छी इनकम हो सकती है। यहाँ पे अगर ये अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि उन्हें व्यावहारिकता आती है, किसको किस तरह से डील किया जाता है ना, इन लोगों को पता होता है। इनफैक्ट अगर पोजीशन ये अच्छी है तो ये पूरे नेम फेम के लिए अच्छी हो जाती है, पर वहीं पे अगर इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े रहते हो, मदर का नेचर बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो, या मदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, अब्यूज़िव हो। यहाँ पे ये देखा जाता है कि घर के माहौल ही इतना ज़्यादा टेंशन दे देता हो कि आपको घर में रहने का मन ना करता हो। ऐसे लोगों का ना नेचर बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, बहुत स्टबर्न होता है, अपनी बातों से वो जल्दी हटते नहीं हैं। दूसरों के ओपिनियन बड़ी ईज़िली नहीं लेते, जो उनके दिमाग में आ गया वो वही करते हैं। यहाँ पे एजुकेशन में इंटरप्शन दिखाई देती है कि हो सकता है एजुकेशन में एक ब्रेक आए, फिर आप दोबारा से एजुकेशन लें, इस तरह भी दिखाई देता है। तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अब इसके 4th हाउस के ऑपोजिट हो गया 10th हाउस। 10th हाउस में कौन बैठा है? केतु बैठा है। तो अगर केतु का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में पॉजिटिव है और केतु एक्टिवेट है, तो आप पाओगे कि आप बड़े अच्छी पोजीशन में ना काम कर रहे होंगे, आपकी जॉब बड़े अच्छी पोजीशन में होगी, आपकी मोस्टली डिज़ायर्स पूरी हो जाती होंगी, पर आप अपने काम के प्रति ईमानदार होंगे। पर अगर ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव चल रहा होगा, तो आपको क्या होगा? आपकी जॉब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होगी, एक जॉब में बड़ी देर तक नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर जिसका केतु 10th हाउस में है, तो वो लोग ना अपने माता पिता की ज़्यादा सुनते नहीं हैं। केयरिंग हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि उनकी हर बात माने, और अगर वो सही भी कह रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी बात को फॉलो करें। तो यहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस ज़्यादा अपने आप ही लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। तो जिनका 10th हाउस में केतु होता है ना, तो वो लोग फाइनेंशियल टेंशन में बहुत रहते हैं, जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो एक जॉब में ना टिक के काम नहीं कर सकते। तो इसको हम बैलेंस कैसे करें? तो पहला तो केतु को एक्टिवेट करने के लिए ना आपको कोई ऐसी जॉब लेनी चाहिए जो ओवरसीज़ हो, ऐसी जॉब जाके काम कीजिए। ऐसी जॉब होनी चाहिए जो ह्यूमैनिटेरियन हो, समाज से रिलेटेड हो, कंसल्टेशन हो, या आप किसी तरह की काउंसलिंग में हो, इस तरह की जॉब लीजिए। और अगर आप इनमें से किसी तरह की जॉब में नहीं हैं, आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, या आप किसी तरह के फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए कि आप अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी बुक पकड़ के ना उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपनी नॉलेज एनहांस कीजिए, साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप ये ज़रूर कीजिए कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए। वो बात कह रहे हैं ना, उसे सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे होंगे। दूसरा, अगर आप माता पिता के आसपास नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, तो वहाँ, चाहे वो किसी अलग कंट्री में है या आप किसी अलग स्टेट में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जाके ना अपनी सेवाएं ओल्ड एज होम में दीजिए, उधर जाके उन्हें सपोर्ट कीजिए। तो बेसिकली आपको अपने केतु को ना एक्टिवेट करना है। 10th हाउस पिता से रिलेटेड भी होता है, माता पिता दोनों के संस्कारों से रिलेटेड होता है, तो उनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, ये समाज से रिलेटेड होता है, आपके कर्मों से रिलेटेड होता है 10th हाउस। तो अगर आप अपने कर्म समाज के प्रति करेंगे, तो आपका ना ये राहु केतु बैलेंस हो जाएगा, और आपके घर में अगर कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम चलती हैं, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। उसमें बहुत हद तक एक ठहराव आ जाएगा, और लोगों के बीच में ना प्यार बढ़ने लगेगा। अब इस पोजीशन को ना हम उल्टा कर देते हैं कि केतु आ गया आपके 4th हाउस में और राहु आ गया आपके 10th हाउस में। तो केतु 4th हाउस में क्या करता है? केतु अगर 4th हाउस में होता है तो आपको अगर अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा,
तो ये आपको ना पूरा मटेरियल गेन भी देगा, फाइनेंशियल गेन भी देगा, और साथ में ना आपकी अध्यात्म की जर्नी को भी बहुत अच्छा कर देगा। आपका अपनी मदर के प्रति बहुत कर्तव्य होंगे, मतलब आप अपनी मदर के प्रति ना बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। आपकी मदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती हैं। आपकी मदर आपकी एक तरह से कह लो कि गाइड हो सकती हैं, आपको इस अध्यात्म की जर्नी में लाने के लिए ना उन्हीं की मोटिवेशन हो सकती है। अब राहु यहाँ पे 10th हाउस में बैठा है, तो आपका जो पूरा रुझान होगा वो क्या होगा, अपना एक नाम कमाने का, समाज में अपना एक नाम बनाने का, अपना एक सम्मान बनाने का, और आपका पूरा जीवन ना इसी चीज़ में लगा रहेगा। आप जो भी काम करेंगे आप चाहेंगे कि दुनिया आपको जाने। पर अगर ये पोजीशन बैलेंस नहीं है, केतु बैलेंस नहीं है, राहु बैलेंस नहीं है, तो क्या आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी अपने घर में। आपकी मदर हो सकती है कि आपसे डिटैच्ड हो, आपके तरफ ज़्यादा ध्यान ना देती हो, वो अपने में ज़्यादा रहती हों, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहती हों, उनका ध्यान घर की तरफ हो ही ना हो। या आप ये देख सकते हैं कि आप उनकी से बहुत दूर रहते हो, या आप उनसे बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो, आप उनकी फीलिंग्स ना समझ पाते हो। आपकी पढ़ाई भी यहाँ पे डिस्टर्ब होती दिखाई देती है, अर्ली एजुकेशन। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि घर का माहौल बहुत उदासीन हो, बहुत अच्छा मतलब हैप्पी एटमॉस्फेयर ना हो, और आपका बचपन इसी तरह के एटमॉस्फेयर में गुजरा हो। तो अब आपको क्या करना है, अगर इस तरह का माहौल आपके में रहा है तो अब आपको ना अपने राहु को एक्टिवेट करना है। अब राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे, 10th हाउस आपके कर्मों का घर है, आप जो समाज में कर्म करेंगे उसका घर है, आपके प्रोफेशन का घर है कि आप किस तरह के प्रोफेशन को लेंगे। तो राहु आपको क्या कह रहा है कि आप बाहर के देशों के प्रोफेशन जो होंगे ना उससे जुड़िए। तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग अभी तक स्मार्टफोन नहीं चलाना सीखे हैं, वो टेक्नोलॉजी से भागते हैं, और राहु टेक्नोलॉजी ही है। तो जो लोग टेक्नोलॉजी में अच्छे नहीं कर पाएंगे ना, सीख पाएंगे, यानी समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पाएंगे, उनका राहु अच्छा नहीं होता। और 10th हाउस में आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। और कर्म कैसे अच्छे करेंगे कि आप अपने आप को, एक तो पहली बात टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाइए, दूसरा अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आपके जो कर्तव्य है ना उन्हें पूरा कीजिए, क्योंकि 10th हाउस उनको भी दिखाता है। आपके काम ऐसे होने चाहिए जो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हो, या उनसे आपकी इनकम आती हो, या आपके काम ऐसे होने चाहिए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्टिवेट कीजिए। और राहु इल्यूजन भी क्रिएट करता है, तो उस इल्यूजन की रेखा को आगे मत फांद जाइए। यानी कि मैंने कहा कि आप टेक्नोलॉजी से के साथ कनेक्ट कीजिए, तो इसका मतलब नहीं पूरा दिन बैठ के आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, पूरा दिन बैठ के आप रील देख रहे हैं, तब तो आपका राहु खराब होना शुरू हो जाएगा। बैलेंस बनाना सीखना है ना, तो बैलेंस में हमें राहु ने टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, ना कि टेक्नोलॉजी को ही अपना जीवन दे देना है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ना केतु से रिलेटेड कार्यों को पूरा करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास माता के प्रति कोई भी कर्तव्य आता है, अपनी मदर से रिलेटेड, या घर में मदर जैसी जो फीमेल्स हैं, घर की फीमेल्स, उनसे रिलेटेड कोई भी कार्य आता है, कर्तव्य आता है ना, उसे ज़रूर पूरा कीजिए। उसमें आप प्लीज़ मत भागिए। अगर आप उन कर्मों से रिलेटेड कार्य नहीं करेंगे ना, तो राहु आपको इल्यूजन ही देता रहेगा, आपके प्रोफेशन लाइफ को, आपके कर्मों को ख़राब करता रहेगा। तो आपको ना अपने घर को मजबूत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे घर के प्रति आपके लिए कोई भी कर्तव्य आ रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, चाहे वो फाइनेंशियल आ रही हो, चाहे आपको फिजिकली हेल्प करनी पड़ रही हो, किसी भी तरह से आ रही हो ना, आप वो ज़रूर पूरा कीजिए। अब आपका राहु अगर बैठ गया है 5th हाउस में, तो केतु कहाँ होगा, केतु आपके 11th हाउस में होगा। तो अगर राहु 5th हाउस में पॉजिटिवली बैठ के काम कर रहा होगा ना, तो आपको अपने जीवन में पैसे की कमी नहीं होने देगा। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन के बीच में कोई रुकावट नहीं देगा, आप पूरी एजुकेशन करेंगे। आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होगी, जो आपको पूर्वाभास होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके दिमाग की जो सोचने की क्षमता है वो दूसरों से ज़्यादा होगी। मतलब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को ना बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर पाएंगे। और आपके लिए जो प्रोफेशन हो सकता है आप किसी अच्छे स्पोर्ट्स में हो,
स्पेकुलेशन के बिजनेस में हो सकते हैं और उसमें आपको सडनली गेन होता हो। आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो सकते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हो सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर अच्छे प्रभाव में होगा तो ये आपके जीवन को ना अच्छा बनाएगा, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे देगा। और वहीं पे अगर ये नेगेटिव होगा तो आप हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, एजुकेशन बीच में छूट गई हो, कोई भी कारण हो, आपको प्रोजेनी में दिक्कत हो। राहु अगर 5th हाउस में होता है तो अबॉर्शंस दिखाता है, प्रोजेनी लेट होने के चांसेस होते हैं या बहुत मुश्किल से प्रोजेनी मतलब बेबी कंसीव होते हैं। अगर बेबी होते भी हैं तो वो वीक होते हैं। तो 5th हाउस में जब राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होता तो आप पाएंगे कि आप अपने बच्चों को लेकर ना बहुत परेशान रहेंगे। चाहे बच्चे जीवन में अच्छा भी कर रहे होंगे ना, आप तब भी उनके लिए बहुत परेशान रहेंगे। आपको उनकी अचीवमेंट लगेगी ही नहीं। द मिनट वो एक अचीवमेंट लेंगे आपको लगेगा ये तो कुछ था ही नहीं, और आगे बढ़ो। तो एक तरह से देख लें कि नेगेटिव राहु ना आपके और आपके बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार ले आता है। आपकी सोच और उनकी सोच में बहुत अंतर होता है। तो सोच में अंतर भी होता है और हो सकता है कि आप अपनी बातों से ना अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हो। अब राहु के ऑपोजिट कौन बैठ गया है? 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है। केतु बैठा हुआ है हमारे सोशल सर्कल के हाउस में, हमारे गेन के, इनकम के, हमारे फ्रेंड सर्कल के, बड़े भाई के, उसमें बैठ गया केतु। तो केतु का वहाँ बैठने का मतलब ये है कि आप उस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मतलब आप बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल्स में नहीं हो, ये देखा जा सकता है, या दोस्तों से आपको धोखा बहुत मिलता हो, आपके बड़े भाई बहन से आपको धोखा मिलता हो, आप इनकम के लिए बहुत ज़्यादा वरी रहते हो, इनकम में बहुत ज़्यादा ब्रेक आता हो, मतलब एक ज़्यादा कंटिन्यूसली एक इनकम बनी ना हो, बीच बीच में रुक रुक के इनकम आती हो। तो इस पोजीशन को ना हम बैलेंस कैसे करें? तो पहला मैं केतु से एक्टिवेट करवाऊंगी कि केतु को एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में आपके भाई के प्रति, किसी बड़े बहन भाई के प्रति कोई भी कर्म आते हैं, उनको आप पूरा कीजिए। चाहे आपको फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़े, चाहे फिजिकल हेल्प देनी पड़े, उसको आप पूरा कीजिए। मैंने देखा है कि आपकी लाइफ में जो दोस्त आते हैं ना, वो भी आपके पुराने कार्मिक ही हैं, पिछले जन्मों का, जिनके साथ आपको लेना देना है। तो अगर वो आपको धोखा दे रहे हैं या आपको बीच रास्ते में छोड़ रहे हैं तो उनको जाने दीजिए। और अगर वो धोखा नहीं दे रहे, आपके साथ है, तो वो आपके साथ उम्र भर चलेंगे। उन मतलब जो भी दोस्त आएंगे ना, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। चाहे वो आपके साथ चले जा रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। चाहे वो आपको धोखा देके जा रहे हैं तो समझिए कि भाई ये लेना देना था, ख़त्म हो गया। तो अब रही बात जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी है, उसको कैसे सेटल कर सकते हैं? तो ये सोशल सर्कल का भी हाउस है। तो आपको चाहे पसंद हो नहीं हो, थोड़ा सा ना सोशली एक्टिव हो जाइए, लोगों के साथ थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाइए, दूसरों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा मेंटली निर्भर मत हो जाइए, इमोशनली निर्भर मत हो जाइए। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, अपने आप को ना स्टेबल रखिए। बच्चों को ना उनके जीवन जीने दीजिए। बच्चों के प्रति ना बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ये चिंता एक्चुअली क्या होगी, आपके और आपके बच्चों के बीच में एक रिफ्ट ले आएगी। जनरली अगर राहु केतु की जो पोजीशन होती है, मैंने बताया ना अभी कि ये एजुकेशन में ब्रेक ले आती है। तो आप जो गरीब अनप्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ऐसी कोई बड़े पैमाने में कोई बड़ी संस्था हो जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता हो, उसमें अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो थोड़ी सेटल डाउन होने लगेगी, और दूसरा ये है कि जब आप दूसरों से कनेक्ट करेंगी ना, तो आपके अंदर ना वो हुनर है कि आप दूसरों की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। तो द मिनट आप दूसरों के साथ कनेक्ट होकर उनकी हेल्प करना शुरू करेंगे ना, ये पोजीशन बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। अब चलिए इसी पोजीशन को ना उल्टा कर देते हैं। अब केतु आके बैठ गया 5th हाउस में और राहु आ गया है 11th हाउस में। तो केतु जब 5th हाउस में बैठता है तो ये कार्मिक जो हमारे कनेक्शन होते हैं ना, बच्चों से रिलेटेड, हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मतलब हमारे जो जितने भी पूर्व पुण्य के भाव होते हैं, या कह लो जो भी
हमने पिछले जन्मों में कमाया है उसको एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे जनरली आप देखेंगे कि जिसका केतु 5th हाउस में होगा वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, उन्हें बचपन से बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत अच्छी सोच उनकी होगी, हर चीज़ का सॉल्यूशन उनके पास होगा। मतलब लोग बोलेंगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला कि इसका ये सॉल्यूशन है, तुमने तो आते ही बता दिया। ये लोग अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ये बच्चे भी हो सकता है जो भी इनकी प्रोजनी होगी इनके पूर्व कर्मों से आए हैं। अब अच्छे कर्मों से आए हैं, पुण्य भाव से आए हैं, या किससे आए हैं, ये डिपेंड करता है पूरी कुंडली से, पर इनका कनेक्शन अपने बच्चों से बहुत होगा। तो यहाँ पे ये लोगों के पास ना पैसे की कमी नहीं होगी, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छे दोस्त होंगे, हेल्पफुल दोस्त होंगे। इनफैक्ट इनके जो बड़े भाई होंगे या इनका जो भी फ्रेंड सर्कल होगा या जितना बड़ा भी इनका सोशल सर्कल होगा ना, ये उसमें उतने फेमस होंगे, मतलब लोग इन्हें पहचानते होंगे। पर अगर ये प्लेसमेंट अगर ख़राब है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, तो आप पाओगे कि आपका अपने बच्चों के प्रति उतना लगाव नहीं होगा, या आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं होंगे, या बच्चे करना ही नहीं चाहते होंगे, ये भी देख सकते हैं। अब यहीं पे 11th हाउस में राहु आके बैठ गया है, तो राहु ना यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप फ़ॉरेन जाके ही सेटल हो जाए, मतलब बाहर की कंट्री का काम करें ही करें, अगर उधर जाके आप सेटल ही हो जाए तो वहाँ पे आपको ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा फ़ॉरेन कंट्री से रिलेटेड होगा, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी आपके फ्रेंड सर्कल से ही होगा। ये आपके बड़े भाई बहन को दिखाता है, तो हो सकता है कि आपके या तो बड़े भाई बहन हैं ही नहीं, और अगर हैं तो हो सकता है आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। यहाँ पे राहु का जो काम है ना वो गेन कराने का है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जितना ये गेन करते रहते हैं उसके बाद उनको और मन होता है कि मैं और अचीव करूँ और अपनी इनकम बढ़ाऊँ और लोगों को जानूँ। तो ये अपने आप को ना एक के बाद एक अचीवमेंट के पेडेस्टल पे रखते ही जाते हैं। तो यहाँ पे राहु अच्छा करता है, पर अगर ये अच्छा नहीं कर रहा होगा तो आप देखोगे कि बड़े भाई से रिलेटेड ना कोई बहुत ही बेकार इवेंट आपकी लाइफ में चलेंगे, या बड़े भाई की देखभाल आपको करनी पड़ेगी, या उसे फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ेगी, या फिजिकली हेल्प करनी पड़ेगी। दोस्तों के साथ, यानी आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे ना वो भी ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ करेंगे, यानी आपके साथ पैसे का लेन देन रखेंगे, आपको एज अ टूल यूज़ करेंगे अपने खाने पीने के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, और जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो आपको छोड़ देंगे। हो सकता है कि बड़े सोशल सर्कल में आप का सम्मान ना हो, आप को लोग इतनी अहमियत ना दे रहे हों, या आपकी बात को उतनी अहमियत ना देते हों, तो ये खराब राहु का है। तो इस प्लेसमेंट को कैसे बैलेंस किया जाए, तो हम केतु को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे केतु को एक्टिवेट करने का तरीका है कि अपने क्रिएटिविटी को निकालिए। यहाँ केतु बैठा है तो ये आपके पूर्व पुण्यों को भी दिखा रहा है। आपने पूर्व में कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसकी वजह से आपको ये केतु 5th में मिला है, और वो चाह रहे हैं कि आप उसको एक्टिवेट करें। हो सकता है आप किसी तरह की मंत्र साधना करते हो, किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान करते हो, किसी तरह के रिलीजन को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हो। यहाँ पे अपने बच्चों के साथ ना आप अपना रिलेशन बहुत अच्छी तरह बना के रखिए। और अगर आप मतलब आपके बच्चे नहीं हैं, या आप नहीं चाहते कि बच्चे हों, तो आप ये ज़रूर कीजिए कि बच्चों के एनजीओज़ में जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी सेवा ज़रूर दीजिए। बच्चों के साथ आपको अपना कनेक्शन को ना एक्टिवेट करना है, अपनी क्रिएटिविटी के कनेक्शन को एक्टिवेट करना है। आपके जो लव पार्टनर हैं, लव रिलेशंस हैं, वो सारे ना आपको अपने आपके पूर्व कर्मों के ही मिले हैं। अब चाहे वो अच्छे होंगे चाहे बुरे होंगे, डिपेंड करता है। तो उनके साथ भी ना अपना रिलेशन अच्छा बना के रखिए, उनकी बात भी सुनिए, उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। अब राहु बैठ गया है 6th हाउस में और केतु बैठ गया है 12th हाउस में। तो अगर ये अच्छे इन्फ्लुएंस में है तो आपके जीवन में ना दुश्मन नहीं होंगे। आप किसी भी कंपटीशन में होंगे ना, आप कंपटीशन को जीत जाएंगे। ये आपके सामने ना आपके एनिमीज़ को,
आपके ओपोनेंट्स को ख़त्म कर देगा। मतलब रियलिटी में नहीं, बट लाइक आपकी कंपटीशन को ही ख़त्म कर देगा। लोग आपसे कंपटीशन करना भी नहीं चाहेंगे। अच्छे इन्फ्लुएंस में है तो आप पाएंगे कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आप बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ रुझान हो सकता है, आप जानना चाहेंगे, आपका अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा रिलेशन होगा। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छे सबॉर्डिनेट्स मिलेंगे जो आपकी बात सुनेंगे। आपके पास धन की कमी नहीं होगी, समाज में आपके एक रिस्पेक्ट होगी, आप जहाँ काम करते होंगे वहाँ पे आपकी एक रिस्पेक्ट होगी, सब आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे। ये पोजीशन ना जनरली बाहर सेटलमेंट भी दिखाती है कि आप बाहर जाके सेटल होंगे। और वहीं पे राहु अगर अच्छा असर नहीं दे रहा होगा तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में दुश्मनों की कतार बढ़ जाएगी। मतलब आपको लगेगा कि हर कोई मेरा दुश्मन है, कोई मेरे मुझे सपोर्ट नहीं करता, सब मेरे खिलाफ जाते हैं। आपके घर में ना नौकर चाकर नहीं टिकेंगे, आपके साथ जो आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट ज़्यादा देर टिकेंगे ही नहीं। आपका टेम्परामेंट भी हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, मूड स्विंग्स वाला हो, फॉरेन कंट्री में जाके आपको लाभ ना हो, या आपके पास इनफैक्ट देखें तो कोई इनकम का सोर्स ही ना हो, ये भी देख सकते हैं। आपकी हेल्थ बहुत जल्दी ख़राब रहती हो जाती हो, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा रहता हो। और अब इसके ऑपोजिट बैठा हुआ है 12th हाउस में केतु। जनरली लोग कहते हैं कि 12th हाउस का केतु ना मोक्ष दिलवाता है, पर अगर वो एक्टिवेट है तो, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्टिवेट होता नहीं है क्योंकि इसे करना पड़ता है, क्योंकि ये जहाँ बैठा है ना उससे उस जगह से वो डिटैच कर देता है, और जिस जगह को वो डिटैच कर देता है तो उसको वो मोक्ष तो दिलवा ही नहीं सकता 12th हाउस से। तो ऐसे लोगों को ना नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद ना अच्छी आती हो, बहुत ज़्यादा तनाव रहता हो, ये खर्चीले स्वभाव के हो सकते हैं। ये लोग ना बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग मशीन हो जाते हो कि हर चीज़ में इन्हें कंप्लेन करनी है, ज़िंदगी में इन्हें लगता है कुछ अच्छा चलता ही नहीं, और लोग तो हमारे हिसाब से चलते ही नहीं। और रिलीजियस एक्टिविटी से इनका कोई खास लेना देना ना हो, ये भी देख सकते हैं। दूसरों के दुख से इन्हें कोई लेना देना ना हो, या उन्हें समझ ना पाते हो, इनफैक्ट उन्हें और ज़्यादा दुखी करते हो। तो ये तो हो गए नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो हम इसको बैलेंस कैसे करें? क्योंकि अगर इस तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहते हैं तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, मतलब आप बैलेंस ही नहीं होंगे। और राहु केतु का मतलब यही है कि आपको मटेरियलिस्टिकली भी अपने आप को बैलेंस करना है और स्पिरिचुअली भी करना है, तो दोनों को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो राहु को अगर आपको एक्टिवेट करना है ना, तो उसके लिए आपको केतु को जागृत करना पड़ेगा। और केतु अगर 12th हाउस में बैठा है ना, तो अपने आप को दूसरों के प्रति समर्पित कर दीजिए। कहना इजी लगता है पर शुरुआत करनी पड़ती है। जब हम दूसरों की सेवा में चले जाते हैं ना, और बिना किसी कामना के कि भाई मुझे तो मतलब जो भी आ रहा है, जो मेरे पास काम कर रहा है या जो मेरे अंडर आ गया है, मुझे उसको तंग नहीं करना, मुझे उसको किसी भी रूप में परेशान नहीं करना, उसका शोषण नहीं करना, बल्कि मुझे उसे सपोर्ट करना है। 12th हाउस में अगर केतु बैठा है तो आपको तीर्थ यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, चारों धाम ज़रूर करने चाहिए, ज्योतिर्लिंग ज़रूर जाना चाहिए। इनफैक्ट आपको समय समय पे ना कोई तीर्थ ज़रूर करना चाहिए, उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। और लॉन्ग डिस्टेंस तीर्थ इसलिए करने चाहिए क्योंकि ये 12th हाउस में बैठा है, जिसमें आपको थोड़ा सा कष्ट होके जाना पड़े, जैसे अमरनाथ की यात्रा हो गई, जिसमें आप कष्ट लेके जाएं, तब जाके ये केतु एक्टिवेट होगा। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं ना, तब भी बहुत कष्ट होता है, क्योंकि आपको अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी अहम को मारना पड़ता है। और केतु यहाँ बैठ के यही कह रहा है कि अहम को नष्ट कर दो, ईगो को नष्ट कर दो, तब जाके वो एक्टिवेट होगा। और अगर ये नहीं कर पाओगे तो राहु अपनी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू देता रहेगा। तो बेटर है अपनी सेवाएं ना किसी आश्रम में दीजिए, किन्हीं मेडिकल फील्ड्स में दीजिए,
तो इससे क्या होगा ना कि आप अपने केतु की वो स्पिरिचुअलिटी को जगा देंगे, और जैसे ही वो जगेगा आपका राहु एक्टिवेट हो जाएगा और ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे बैलेंस होगा ना, आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे। और अब इस पोजीशन को ना उल्टा कर देते हैं कि राहु बैठ गया है 12th हाउस में और केतु बैठ गया है 6th हाउस में। तो 6th हाउस का केतु क्या कहता है? जिसका भी 6th हाउस में केतु होता है ना, उन्होंने पाया होगा कि उनके जीवन में ना उनके मैटरनल साइड से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो या उनकी कुछ ना कुछ मैटरनल एरिया से ना प्रॉब्लम चलती ही रहती हैं। जॉब से रिलेटेड इश्यूज आते रहते हैं। इनकी हेल्थ बचपन में ना बिल्कुल अच्छी ना रहती हो, ये भी देख सकते हैं। ये बहुत जल्दी ब्लैक मैजिक का शिकार हो जाते हो अगर ये वाली पोजीशन है तो, क्योंकि इसके ऑपोजिट बैठा हुआ है 12th हाउस में राहु। राहु अगर 12th हाउस में बैठता है ना तो बहुत सारे इल्यूजन दे देता है, और वो सारे इल्यूजन होते हैं कि जैसे साइकोसोमैटिक्स होते हैं जो नहीं है फिर भी हमें लग रहा है कि वो है। किसी तरह की साइकेट्रिक प्रॉब्लम दे देता है, इल मेंटल हेल्थ दे देता है, लोगों के प्रति विश्वास ना रहे ये दे देता है। इसका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस, अगर राहु का अगर इसमें हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखें तो ये देख सकते हैं कि ऐसे लोग जनरली इन लोगों का ना खर्च बहुत होता है, मतलब वो पैसा बचा नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वो एक तरफ पैसा कमाते हैं और दूसरी तरफ एक मुसीबत तैयार रहती है उस पैसे को खर्च करने के लिए, यानी जितना आता है उससे डबल इन्हें डालना पड़ता है। इन लोगों की जो मैरिटल लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं होती, इन्हें अपने हो सकता है स्पाउस से दूर रहना पड़े या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हो, ये देख सकते हैं। इन लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन कभी भी सेटल नहीं होती, बैलेंस नहीं होती। इनफैक्ट कह लो कि इनके ऊपर ना पूरा वक्त एक मुसीबतों का पहाड़ कंटिन्यूस चलता ही रहता है। पर अगर ये पोजीशन अच्छी होगी तो आप पाएंगे कि आप हर सिचुएशन को ना बहुत अच्छी तरह टैकल कर ले रहे हैं। आपकी ना कन्वर्सेशन की जो एबिलिटी होगी बहुत अच्छी होगी, लोग आपसे बहुत अच्छी तरह इम्प्रेस हो जाते होंगे, बहुत अच्छा आप मार्केटिंग कर पाते होंगे, बहुत अच्छे डिप्लोमैट होंगे। जनरली इस पोजीशन में देखा गया कि ये लोग ना अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस कर लेते हैं। इनके अंदर बातों का एक हुनर होता है। इन लोगों के पास अगर ये अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा ना तो पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। हो सकता है पैसा रुके ना, पर पैसा कभी कम भी नहीं होगा, रोटेशन में चलता ही रहेगा। इन लोगों को बाहर से फॉरेन कंट्री से प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये कोई ऐसे काम करे जो फॉरेन से रिलेटेड है तो इनको बहुत अच्छा धन का लाभ हो सकता है। ये लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल कोच बन सकते हैं, उसमें सक्सेस ले सकते हैं, अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अच्छा पोजीशन होगी तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही होंगी। पर अगर नेगेटिव होगा तो उसे बैलेंस कैसे करें? तो उसके लिए हमें केतु को ही एक्टिवेट करना होगा। तो केतु को कैसे एक्टिवेट करना है? पहली बात, 6th हाउस आपके सबॉर्डिनेट्स का होता है। आपकी डेली लाइफ में लोगों से डीलिंग होती है, आप किसको सर्विस दे रहे हैं वो होता है, और कौन आपसे सर्विस ले रहा है या आपकी अंडर कौन सर्विस कर रहा है ये होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने से नीचे जो भी आपके पास काम कर रहे हैं ना, उनके लिए कोई सेवा कीजिए, उनको कभी दुखी मत कीजिए, उनकी मनोस्थिति समझिए। जब आप उनसे डील कर रहे हैं ना तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनके शूज़ में घुस के उनकी स्थिति सीखिए, समझिए। क्योंकि राहु जब 12th हाउस में होता है और केतु जब 6th हाउस में होता है ना, तो ये कनेक्ट नहीं कर पाते लेबर्स के साथ, या जनरली उनकी स्थिति नहीं समझ पाते। ये है ही नहीं, वो डिटैच कर रखा है। 6th हाउस में केतु ने उसे डिटैच किया, वो समझने की एबिलिटी ख़त्म कर दी है। पर ऐसा नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आएगा। द मिनट ये इस चीज़ को एक्टिवेट करेंगे ना, क्योंकि पूर्व जन्मों में इन्होंने किया हुआ है, तो ये एक्टिवेट हो भी जाएगा। ये उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उनकी समस्या समझ पाएंगे। और जिस दिन उन्होंने उनकी समस्या समझनी शुरू कर दी, जो भी उनके अंडर काम कर रहा है या ये जिनके साथ मिलके काम कर रहे हैं या जिनके साथ ये डेली डील कर रहे हैं, अपने नौकर चाकर हो गए, आपके हाउस हेल्प हो गए, तब इनका राहु सही काम करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली 6th हाउस हमारे सबॉर्डिनेट्स का हो गया, हमारे हेल्पर्स का हो गया, और साथ में 6th हाउस होता है डेली
पूजा का। तो ऐसे लोगों को ना हर रोज़ सुबह शाम या सुबह तो नहा धो के मंदिर में पूजा ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो घर के मंदिर करें चाहे बाहर के मंदिर करें, इसका रूटीन बना लें। तो इससे क्या होगा कि अगर आप हर रोज़ भगवान के सामने शुक्रिया अदा करेंगे ना, तो 12th हाउस में उसका असर आपको दिखाई देने लग जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको ना सेव भी कर लीजिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये आगे जाके आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये जो राहु केतु की मैंने आपको अभी स्थिति बताई है, ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और आज की डेट में जो लोगों की साइकोलॉजी है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो चुकी है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी भी आनी चाहिए। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।